अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अच्छा सर, अब हम होमवर्क नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल पहले हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि ये सवाल जो है पिछले सवालों, इस सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल पिछले सारे सवालों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा है डिफ़िकल्टी लेवल इसका। तो पहले इसको एक दफ़ा रीड करते हैं, ठीक है, उसके बाद साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, अब सवाल में वो ये बोल रहे हैं कि एक बैलेंस शीट इसने दी हुई है, ठीक है। अब उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, अदर दिए हुए, अदर एसेट्स दिए हुए, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, और उसने करंट एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं करंट। अच्छा, और वो एक जगह बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 1/3 है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। मार्केट वैल्यू बता रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो 1.5 टाइम्स है बुक वैल्यू के। अच्छा, बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए बता रहा है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। हमने ऊपर ऊपर से एक दफ़ा ये सवाल रीड कर लिया कि वो क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको दिमाग में सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रीवियस सवाल के मुकाबले में ये इसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो हम इसको पूरा दिमाग में सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इसको साथ साथ रीड करते हुए साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले हम निकालते हैं टोटल एसेट्स, ठीक है। हमारे पास टोटल एसेट्स है कितने दिए हुए, उसने उसने एक पीपी दिया हुआ है, ठीक है। उसने एक अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से दिया हुआ है, एक इसने करंट एसेट्स के नाम से दिया हुआ है। इन तीनों का टोटल करके निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स उसने दिए हुए हैं 750 प्लस 250 प्लस 360, ठीक है। तो टोटल एसेट्स उसने दिए हुए हमारे पास 1.36 मिलियन के आसपास, ठीक है। अच्छा, अब उसने करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1,60,000 की हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, ठीक है। हमारे पास सिंपली आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कर लेते हैं सर। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, 1.6। इसको हम माइनस के साइन के साथ रखते हैं, देन इसको हमने माइनस करना है। अब हम इसको अगर नेट करें तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ रहा है 1.2 मिलियन का, ठीक है। अच्छा, 1.2 मिलियन का हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। टोटल एसेट्स निकाले हमने पहले कितने के, उसमें से हमने करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे किस दो हिस्सों में, किस में, एक डेट में एक इक्विटी में। किस रेशो में ब्रेक करना है ये उसने सवाल में बता दिया। लास्ट टाइम उसने एक सवाल में बताया था कि 70-30 का रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। यहाँ पे उसने किसी और तरीके से बताया। यहाँ पे वो बता रहा है कि लॉन्ग टर्म डेट इज 1/3 ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब लॉन्ग टर्म डेट जो है वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का 1/3 है, यानी कि तीसरा हिस्सा है। तो अब हम इसको अगर निकालें कि डेट की अमाउंट कितनी निकलेगी, डेट की बुक वैल्यू कितनी निकलेगी, तो वो हमारे पास आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है टोटल 1.2 मिलियन, ठीक है। अब इसको क्या कितना है, डेट की अमाउंट कितनी है, 1/3, यानी कि तीसरा हिस्सा है। इनको इसको डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। तो टोटल डेट की जो बुक वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4 लाख, ठीक है। अब हमने इक्विटी की निकालनी है। इक्विटी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है सवाल में, नहीं दी हुई, लेकिन देनी जरूरी भी नहीं है ना देनी, क्योंकि उसने अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया, उसमें से बता दिया कि इतना जो है वो डेट का है बुक वैल्यू, तो बाकी रिमेनिंग जितना ही बचा वो इक्विटी की बुक वैल्यू है। तो हमने सिंपली करना कुछ भी नहीं है, हमने इक्विटी की बुक वैल्यू निकालने के लिए 40,000 में से, सॉरी 1.2 मिलियन में से 40,000 को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो जो अमाउंट आएगी वो इक्विटी की बुक वैल्यू होगी रिमेनिंग, ठीक है। ये भी बुक वैल्यू है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या कर लिया, हमने एसेट्स, टोटल एसेट्स निकाले, उसमें से करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया, ठीक है। उस करंट लाइबिलिटीज को हटाया ताकि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड आया, हमने उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया, उसको डेट की अमाउंट जितनी आनी थी वो निकाली, जितनी अमाउंट हमारे पास उसकी आनी थी इक्विटी की, हमने वो निकाली। लेकिन दोनों किस चीज़ में है, दोनों की अमाउंट कौन सी है, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करना है, हमने बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आ जाए वो कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें भी। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं बुक वैल्यू की, यहाँ पे हम डाल लेते हैं मार्केट वैल्यू की, सॉरी। अच्छा, पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 80,000 की।
अच्छा, अब हमने इक्विटी की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए सवाल में बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 1.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। मतलब हमने मार्केट वैल्यू जो कितनी टाइम्स है, 1.5 टाइम्स, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। तो हम इससे अगर मल्टीप्लाई करें मार्केट वैल्यू निकालने के लिए तो 1.5 इंटू 80,000, सॉरी 8 लाख, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है बुक वैल्यू की, मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है इक्विटी की, 1.2 मिलियन। इसी तरह से जब हम डेट में आते हैं तो डेट की जब हम बुक वैल्यू देख रहे हैं तो वो है 40,000, और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि डेट इज 90% ऑफ बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 90% ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि जितनी बुक वैल्यू है तुम्हारे पास उसका 90% जो है वो डेट की मार्केट वैल्यू है, उससे कम है। बुक वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। कितना है, 90% है, तो सिंपल हमने 90% से इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा और कुछ भी नहीं। तो जब हमने 90% को 40,000 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ रही है डेट की 36,000, ठीक है। हमने मार्केट वैल्यू इक्विटी की भी निकाल ली, हमने मार्केट वैल्यू डेट की भी निकाल ली। हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी भी हैगा और डेट भी हैगा, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन हैगी, ठीक है। अब हमने सिंपल लास्ट स्टेप पे जाना है, वैक कैलकुलेट करना है, वैक के फॉर्मूले में पुट कर देना है सब। अच्छा, अब वैक निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे अमाउंट, रेट एंड देन कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले इक्विटी की अमाउंट हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन, ठीक है, वहीं से उठा लेते हैं सीधा, ठीक है। अच्छा, रेट यहाँ पे 0.3 में बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%, सिंपल सीधा बता दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस दफा 16% है, 16% ले लिया। तो हमारे पास कॉस्ट इन अमाउंट कितनी आ जाएगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट हमारी इन अमाउंट आ रही है 1.92 मिलियन, ठीक है। अब हम डेट की बात करें अगर, तो डेट में हमारे पास मार्केट वैल्यू तो हमें पता है 36,000, लेकिन हमें रेट नहीं पता, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं पता। अच्छा, अब उसकी इन्फॉर्मेशन उसने बताई है कि 0.3 में वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%, विच इज 7% इन प्रीमियम ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि 16% में 7% ऐड कर देंगे तो हम कॉस्ट ऑफ डेट पे पहुंच जाएंगे, तो वो गलत है। इस लाइन को गौर से पढ़ो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, विच इज, यहाँ पे जुमला खत्म नहीं हुआ उसका, 16%, विच इज 7% इन प्रीमियम, जो के 7% प्रीमियम है कॉस्ट ऑफ डेट का, मतलब 16% में 7% प्रीमियम ऐड हुआ है। तो अगर हमने इक्विटी से कॉस्ट ऑफ डेट पे जाना है तो 16% में से 7% माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीमियम उसमें ऐड हुआ है। तो अगर हमने डेट पे आना है तो वो प्रीमियम माइनस निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 16% में से 7% माइनस करोगे तो आप कॉस्ट ऑफ डेट पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 16% माइनस 7%, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है 9%, ठीक है। सिंपल हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है इन अमाउंट, जो कि आ रही है 3240, बहुत कम जो है वो इसकी कॉस्ट है, ठीक है। सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना, अब इसकी टोटल किया हमने, अमाउंट का कॉस्ट का टोटल किया, और हमने वैक के फॉर्मूले में लगाया, वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट, तो हमारे पास वैक आ गया ऑलमोस्ट 16% इसका भी। ये सवाल भी बेसिक सवाल ही था, लेकिन जितने सवाल हमने पिछले किए हैं, जितने भी 5 या 6 सवाल हमने पिछले किए हैं, उसके मुकाबले में ये सवाल एक डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा ज़्यादा था। इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें निकालनी थी, इसमें चीज़ें उसने सामने फेस पे नहीं दी थी, इसमें चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी थी, हमने समझना था चीज़ों को किस तरह से चीज़ें निकालनी है। आई होप कि ये भी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर होमवर्क 4 की तरफ।